हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट सेकंड एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अब पहले इसके बारे में बता दें कि आपको इससे पहले क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। इससे पहले आपने कैनाल गणे, कैथोड गणे और न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई ये आपने पढ़ा, इसके बारे में जाना। अल्फा कण भी यहाँ पे जाना है आपने, क्या होते हैं अल्फा कण। आज के लेक्चर में हम पहले बात करेंगे नाभिक की खोज। नाभिक की खोज क्या है उसके बारे में जानिएगा। तो नाभिक की खोज किसने की उस पर ध्यान दीजिएगा। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1904 ईस्वी में सबसे पहले इस पे जो अन्य इलेक्ट्रॉन कैनाल यानी कैनाल कणे और कैथोड कणे खोजी गई, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के अन्वेषण के आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल इन्होंने देखा और बताया कि कुछ भार है परमाणु का, कुछ भारी सा लगता है जो बीच में होता है, जिसका परमाणु भार बीच में होता है। इसी के बारे में इन्होंने कुछ प्रयोग किया, अन्वेषण किया और पता लगाया कि नाभिक है क्या। तो इसके बारे में आप जानते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल ये अगर हम कहें तो इसको हम अल्फा कणों का प्रकीर्णन भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में इन्होंने नाभिक की खोज की और ये इसको नाम क्या दिया जाता है, इसका नाम ये भी होता है अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अगर हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम अल्फा कणों का प्रकीर्णन है। अल्फा कण क्या होते हैं हम पहले आपको बता दें। अल्फा कण हमने कल भी बताया था, कुछ बच्चों ने गलत भी नोट किया है, मींस अगले लेक्चर में हमने दे रखा है। अल्फा कण जो होता है वो बराबर होता है एक हीलियम परमाणु के He, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है। ये परमाणु भार है और ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार हम बता सकते हैं क्या है। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ कैसे, इन्होंने कैसे नाभिक की खोज की। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में देखो पहले एक रेडियम तत्व का एक बॉक्स लिया जिसमें रेडियम धातु भरी हुई है और इसको नाम दिया गया रेडियम सी। रेडियम सी क्या है अगर हम बात करें तो रेडियम सी जो है वो मेनली बिस्मिथ है, जिसको हम 132 को परमाणु क्रमांक देते हैं और 132 जो परमाणु क्रमांक देते हैं इसका परमाणु भार होता है 214। अगर रेडियम सी की बात करें, रेडियम सी ये है रेडियम सी, ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। तो इसमें जो था वो रेडियम भरा हुआ था और यहाँ से कुछ रेज निकाली और सामने एक फॉइल लग दी, एक धात ये ZnS का एक पर्दा लगा दिया, ZnS का एक पर्दा लगा दिया। ZnS का ये पर्दा है, ये ZnS का पर्दा। जब इसको लगाया और यहाँ से कुछ रेज निकलती हुई आई, ये रेडियो एक्टिव तत्व से जो निकलने वाली रेज हैं इनको अल्फा किरणें कहा जाता है। इन्हें अल्फा किरणें कहा जाता है। जब इस रेडियो एक्टिव तत्व के बॉक्स से, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व भरा हुआ है, यहाँ से कुछ अल्फा किरणें उत्सर्जित करवाई गई और इसको एक ZnS के पर्दे पर डाला गया। तो ये जो किरणें जाती हैं सीधे जाकर इस जगह पर चमक उत्पन्न करती हैं, यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। लेकिन अगर इस पर्दे के बीच में जो रेज जा रही हैं, अगर इसी के बीच में एक पतली
धातु की पन्नी लगा दी जाए, एक पतली धातु की पन्नी, कोई धातु है इसकी पतली पन्नी यहाँ पे एक परत एक चादर रख दी जाए, तो क्या देखा, तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो हैं वो सीधी निकल जाती हैं और कुछ किरणें जो हैं वो परिवर्तित होकर दूसरे रास्ते में मुड़ जाती हैं। तो कैसे देखा इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि ये जो रेज आ रही है, ये अल्फा रेज है, ये सीधे ना जाकर इधर उधर प्रकीर्णित हो जाती है। कैसे होती है ध्यान दीजिएगा, कुछ किरणें ऐसे चली जाती हैं तो यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं, कुछ किरणें यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ से किरणें आ रही हैं और ये कुछ रेज यहाँ से सीधे चली गई, यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही है, कुछ किरणें यहाँ से इधर आकर यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं, कुछ किरणें यहाँ से परिवर्तित होकर सीधे जाकर ऐसे वापस आ जाती हैं, यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं, और कुछ किरणें यहाँ से जाकर यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही इधर भी यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ से ये ऐसा क्यों दिखा, इसका कारण क्या है, तो इसको समझिएगा। ये एक अल्फा रेडियो एक्टिव तत्व से भरा हुआ एक बॉक्स था जिसमें रेडियम लिया गया, रेडियम सी लिया गया। रेडियम सी क्या है तो हम बता दें आपसे, बिस्मिथ 83 है जिसका परमाणु क्रमांक 83 होता है, उसका परमाणु भार 214 होता है। अब जब इससे उस अल्फा किरणें यहाँ से अगर अल्फा किरणें उत्सर्जित करवाई गई, ये अल्फा किरणें जाती है सीधे, पहले तो ये अगर सीधे जाती हैं तो सीधे इस परत इसके पीछे दीवार पर जो पर्दा लगा हुआ है जेडनेस का पर्दा, इस पे चमक उत्पन्न करती है। लेकिन अगर धातु की पतली पन्नी रख दी जाए, अब ये धातु कौन सी हो सकती है, ये धातु की जो पन्नी हो सकती है ये प्लेटिनम हो सकती है, प्लेटिनम, कॉपर हो सकती है, किसी एक की ले ली गई और इस पर जब अल्फा किरणें डाली गई तो कुछ अल्फा किरणें जो हैं वो रास्ते से निकल जाती हैं, सीधे ही चली जाती हैं, और कुछ किरणें जो बची वो वापस लौट आती हैं उसी रास्ते में। तो इससे इन्होंने पता किया कि बीच में कोई ऐसा भाग है जो सूक्ष्म है जिसको ये किरणें भेद नहीं पाती हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यहाँ से परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, इसके बारे में बताते हैं आगे। ये मॉडल था जिसको कहा गया अल्फा कणों का प्रकीर्णन, जिसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व लिए गए और जिसके द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों से, क्योंकि आपको पता है अल्फा किरणें जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों से ही निकलती हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व ही उत्सर्जित कर सकते हैं। तो आगे अगर बात करें, ये मॉडल अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन नाम ही दिया गया है इसलिए ये अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर आधारित है। अब आगे अगर हम बात करें कि एक कोई भाग है परमाणु का, और परमाणु का भाग अगर है तो वो कैसा है उसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से अगर कोई किरणें आ रही हैं, ये हमने बनाया अभी जो फॉइल ली थी हमने, जो परमाणु लिया था उसके बीच का भाग है। ये हमने एक परमाणु ले लिया जिसके चारों तरफ एक पूरा एरिया छाया हुआ है और यहाँ पे बीच में नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों ओर पॉजिटिव चार्ज होंगे और इसके बाहर एक क्षेत्र है जो खाली पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से अल्फा रेज अब चलती है, यही जो हमने अभी बताया कि ये अल्फा रेज आ रही है तो कुछ सीधी चली जाती हैं और कुछ मुड़ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। जब अल्फा किरणें आती हैं यहाँ से तो सीधे कुछ किरणें सीधी जाती हुई दिखाई देती हैं यहाँ से, और यहाँ से ये सीधी जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ किरणें यहाँ से जाती हैं और थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे कुछ किरणें यहां से जाती हैं, थोड़ा इसके पास से और निकलती हैं तो ये ज्यादा और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये हो जाएंगे अल्फा रेज, ये भी हो जाएगी, ये सारी अल्फा रेज हो जाएंगे। कुछ किरणें यहाँ से सीधी जाती हैं और इस नाभिक के चारों ओर जाकर इसके पास से वापस लौट आती हैं, उसी दिशा में वापस लौट आती हैं।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना ये है कि जो अल्फा रेज आ रही है, ये जो परमाणु का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो नाभिक दिख रहा है ये प्लस चार्ज है और अल्फा किरणें भी प्लस चार्ज वाली ही है। अब प्लस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, आपको पता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए जो परमाणु में रेज जा रही है, अल्फा किरण जा रही है, अगर नाभिक से बहुत ज्यादा दूरी से है तो वो सीधे चली जाती है। ये ज्यादा दूरी पर है और ये वाली ज्यादा दूरी पर, इसलिए सीधे चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे इस नाभिक के पास से आएंगी तो ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है और अल्फा किरणें भी प्लस वाली है, प्लस प्लस है, इसलिए ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, थोड़ा दूर कर दी जाएंगी फील्ड से, इसलिए ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर आ जाती है। जो इसके और पास से जा रही है वो और ज्यादा दूर कर दी जा रही है, इस तरह से और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और जो इसके ठीक इसके सीधे से जाती है और पूरे इस नाभिक से टकराकर पूरी की पूरी ऐसे वापस चली जाती है। इससे पता चलता है कि जो एक परमाणु है उसके बीच में कोई ऐसा भाग है जो धनावेशित है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण यह है कि यहाँ पे जो अल्फा कण है ये इसको भेद कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो बीच का भाग है ये धनावेशित होगा और ये एक कठोर भाग भी है, और संपूर्ण जो इस परमाणु का द्रव्यमान है वो यहीं पर व्यवस्थित होगा, स्थित होगा। इसलिए इस मॉडल को अल्फा कणों का प्रकीर्णन नाम दिया गया। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, और यहाँ पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ है। ये अल्फा किरणें, ये अल्फा रेज है, ये अल्फा रेज है, ये अल्फा किरणें हैं, ये अल्फा कण है, ये परमाणु का नाभिक है जिसपे प्लस चार्ज है, ये परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक है, और ये अल्फा रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही है। परिवर्तित अल्फा किरणें या अल्फा किरण, ये जो है ये अल्फा किरण परिवर्तित हो चुकी है, और ये एक भारी भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं। इसी ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा, और इसको एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा थोड़ा सा, और फिगर को पुश करके देख लीजिएगा। अगर बात करें कि परमाणु के नाभिक की खोज हुई वो कैसे हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन जब किसी धातु की पतली पन्नी को लगाकर किया गया, उसमें अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया, तो नाभिक से अल्फा किरण नहीं गुजरकर उसके सामने से जाकर वापस लौट आते थे। इससे पता चला कि आगे कोई धनावेशित भाग है जो कि परमाणु के बीच में स्थित है, और इसी से पता चलता है कि बीच में कोई नाभिक होता है और जो कि धनावेशित होता है, और बाहर कुछ ना कुछ जो है क्षेत्र ये खाली पड़ा हुआ है, ये नाभिक है और इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये खाली है, और इससे यहाँ से अल्फा किरणें वापस हो रही थी। इससे पता चलता है हमें कि यहाँ पे कोई धनावेशित भाग है और ये बहुत ज्यादा सघन है, बहुत ज्यादा भारी है, और समस्त द्रव्यमान जो होता है परमाणु का वो यहीं पर निहित होता है। इसको ध्यान रखिएगा, और कुछ पॉइंट है उनको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कैसे प्रकीर्णन हुआ। इस हेडिंग के अंदर थोड़ा आप लिखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में, आपको मैंने बता ही दिया है किसने किया है इसकी खोज, तो ये दिया गया है। तो इन्होंने रेडियम सी के अल्फा कणों की बमबारी एक धातु की पतली पन्नी या चादर कह सकते हैं, पतली धातु की पतली चादर की पन्नी पर कराया, जिससे परिणाम मिले कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु को या परमाणु के भाग से सीधे
निकल जाती हैं और कुछ केंद्र भाग से टकराकर परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में, परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भारी भाग है जो धनावेशित है। इसे ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ये आपको लिखना है और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो धातु होगी, धातु की पतली पन्नी होगी, वो किसकी हो सकती है। तो इसको मैंने बता दिया, ये प्लेटिनम हो सकती है या कॉपर हो सकती है। कॉपर, ये प्लेटिनम या कॉपर भी हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। और ये था आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाभिक का मॉडल, ये नाभिकीय मॉडल या इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन मॉडल है। तो इसके द्वारा नाभिक की खोज की गई। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु मॉडल्स, या परमाणु के जो कई मॉडल दिए गए वो कौन कौन से दिए गए। तो पहला हमारा हो जाएगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये कब दिया गया और क्यों दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परमाणु मॉडल, प्रारंभिक परमाणु मॉडल क्या था। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कई मॉडल दिए गए। प्रारंभिक परमाणु मॉडल जो दिया गया वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया 1904 में, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया अपना 1911 में, और फिर अगला इसके बाद बोरबरी ने दिया, नील्स बोर ने दिया, और ये मॉडल जो था वो 1913 में आया। और ये सभी मॉडल कुछ ना कुछ अपने दोस्त भी देते गए और कुछ अपना एक नया अपनी व्यू देते गए, अपनी कोई नई मत देते गए। इसके अनुसार हम देखेंगे कौन कौन से मॉडल दिए गए और किसके अंतर्गत क्या आता है। तो प्रारंभिक परमाणु मॉडल जो है वो पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये आया कब, ये आया 1904 में। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो आया इसको 1904 में इन्होंने बताया, और ये जो था ये मॉडल तरबूज मॉडल भी कहलाता है। तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल क्या था ये मॉडल, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब कैनाल किरणें और कैथोड किरणें जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, कैनाल किरणें इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, प्लस चार्ज होता है। कल मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको अगले लेक्चर में। और ये जब इनके दोनों के अन्वेषण हुए तो पता चला कि कहीं ना कहीं परमाणु जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इन्हीं की खोज को देखते हुए थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि जो एक परमाणु होता है उसका जो धनावेशित भाग होता है वो समस्त क्षेत्र में फैला होता है, और जो कुछ ऋणावेशित भाग है वो इस प्रकार से उस धनावेशित भाग में छिपा होता है, धंसा होता है, जैसे कि तरबूज में उसके बीज। तो इन्होंने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया और इसी को नाम दिया गया तरबूज मॉडल, या थॉमसन का परमाणु का तरबूज मॉडल कहा गया। क्या था इसको ध्यान दीजिएगा।
ये जो है, अगर माने कि हम ये एक तरबूज है और तरबूज के अंदर ये समस्त यहाँ पर धनावेशी भाग है, ये जो है ये समस्त क्षेत्र इसका धनावेशित है, संपूर्ण धनावेशित भाग। लेकिन यहीं पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीजों के रूप में धंसे हुए पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को इन्होंने ऋणावेशित भाग बताया। ये ऋणावेशित भाग बताया इन्होंने। अब ऋणावेशित आपको पता है, जो धनावेशित भाग होते हैं वो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और जो ऋणावेशित भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। यानी कि इस प्रकार के जो तरबूज अगर हम देखें, जैसे तरबूज है, इसका जो संपूर्ण अंदर का भाग है, जो फल भाग है, इसमें जो भाग दिया जा रहा संपूर्ण भाग ये धनावेशित है और इसको इन्होंने प्रोटॉनों का क्षेत्र बताया। और जो इसके बीच में जो बीज धंसे हुए पाए जाते हैं, इन्होंने इसको ऋणावेशित भाग बताया और यही बताया कि जैसे तरबूज में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, बीज धंसे होते हैं, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में संपूर्ण क्षेत्र धनावेशित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। फिगर बना लीजिएगा आप और इसको समझ लीजिएगा। तो जे टॉमसन ने क्या कैसे समझाया, इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त भाग धनावेशित होता है और इसी भाग में इसी धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे हुए पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरबूज में बीज। तो ये था आपका जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने बताया कि परमाणु में समस्त धनावेशित भाग होता है और इसी धनावेशित भाग में बीच बीच में धंसे में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे धंसे होते हैं जैसे कि परमाणु के तरबूज के बीच में बीज। तो इस चीज को समझिएगा। इसी को इन्होंने क्या बताया, तो तरबूज मॉडल भी बता दिया। अब इनके दोष क्या है, दोष लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के इनका परमाणु मॉडल सफल नहीं कर पाता। पहले तो इन्होंने बताया, और आपको पता होना चाहिए इससे पहले डाल्टन ने भी अपने कुछ परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिए थे। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और क्रियाओं में भाग ले सकता है, अणु का निर्माण करता है, ऐसा मैंने बताया हुआ है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसके बाद हमारा टॉमसन का परमाणु मॉडल आया। अब टॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, तो इनके दोष क्या है, हेडिंग डालिएगा दोष। और दोष में क्या था उसको लिख लीजिएगा। दोष में इन्होंने बताया, अगर हम बात करें तो इनके स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे, यानी स्पेक्ट्रल लाइन जो थी उनकी व्याख्या देने में असफल रहे। तो ध्यान दीजिएगा। परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे जे टॉमसन। कौन अगर पूछे तो दोष ये था कि परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। ये मॉडल इसलिए फ्लॉप गया क्योंकि
ये जो था स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल। अब ये क्या है स्पेक्ट्रम की व्याख्या? तो आपसे हम बताएं, अगर कोई गतिशील परमाणु है, वो गति करता हुआ अगर आगे बढ़ रहा है तो वो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का एक प्रकार की लाइट का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिससे धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में लॉस होता है। लेकिन ये कैसे होता है? तो अगर बात करें, इसके स्पेक्ट्रम बनते जाते हैं, कहीं पे कम कहीं ज्यादा, इसके एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड है ये। तो अगर हम बात करें, ये स्पेक्ट्रम बनते जाते हैं, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए, सिर्फ इन्होंने यही बताया कि परमाणु का मॉडल जो है वो तरबूज के जैसा है। स्पेक्ट्रम की कोई बात इन्होंने नहीं की, इसलिए ये इनका मॉडल फ्लॉप रहा और ये इनकी कमी है। अगला मॉडल हमारा जो है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, जो कि ठीक इनके 7 साल बाद प्रस्तुत किया गया। और ये प्रस्तुत किया था दूसरा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इस मॉडल को सौरग्रही मॉडल या सौर मॉडल या ग्रही मॉडल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या इसी को कहा गया सौर या ग्रही मॉडल। ग्रही मॉडल, और ये दिया गया था 1911 में। अब ये है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की धीरे धीरे खोज हो चुकी है। लगभग न्यूट्रॉन की खोज अभी यहां तक नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो बीच में नाभिक होता है, जिसका प्लस चार्ज होता है, यही समस्त द्रव्यमान जो होता है वो यहीं पर निहित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर कक्षाओं में गति करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया। अब इन्होंने बताया क्या कि ये एक परमाणु है, परमाणु के 2 भाग हैं, एक तो नाभिक और दूसरा इसके बाहर क्षेत्र। नाभिक जो होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, यानी ये धनावेशित होता है, नाभिक जो है वो धनावेशित क्षेत्र है। और जो इसके बाहर है वो ऋणावेशित क्षेत्र है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु में जितने यूनिट प्लस चार्ज होते हैं उतने ही बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ऋणावेशित भाग होते हैं। इसलिए जितना अंदर प्लस चार्ज उतना बाहर माइनस चार्ज, तो पूरा अगर देखा जाए तो समस्त भाग जो है वो उदासीन हो जाएगा। तो इसके कुछ मॉडल के बारे में कुछ व्याख्याएं हैं, ये फिगर बना लीजिएगा और इसको फिर समझाते हैं। ये केंद्र था, न्यूक्लियस कहते हैं इसको, या नाभिक कह सकते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये मॉडल ऐसा ठीक वैसा ही है जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हो अपनी अपनी कक्षाओं में। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी अपनी कक्षा है। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो सूर्य है उसको नाभिक मान लिया गया, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन लगते रहे वो ग्रहों की तरह से इसके चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे इसके पॉइंट लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा क्या मॉडल है। तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें क्या है, तो क्योंकि आपको पता है 11 में इन्होंने नाभिक की भी खोज की, और नाभिक की खोज करने के दौरान जब अल्फा कणों का परिवर्तन दिया इन्होंने, तो बताया कि नाभिक क्या है और नाभिक के बारे में इन्होंने विवेचना की। तो ध्यान दीजिएगा, उसी से इन्होंने अपना ये परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया। अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा नाभिक की खोज करके इसी पर आधारित अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे
सौर या ग्रही मॉडल कहते हैं, क्योंकि जैसे समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कुछ ध्यान रखिएगा, इसके कुछ पॉइंट हैं तो इसको आगे ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके आगे बताओ। और इसका नाम को नाभिकीय मॉडल भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाभिक पर आप लिखा है इसलिए इसको नाभिकीय मॉडल भी बताया गया है। नाभिकीय मॉडल, अगर आपसे पूछा जाए नाभिकीय मॉडल किसने दिया, या सौर मॉडल किसने दिया, या ग्रहीय मॉडल किसने दिया, या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए, तो आपको सिर्फ एक ही बताना है जिसमें नाभिक होता है बीच में और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हुए पाए जाते हैं। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा और पॉइंट्स के बारे में आपको समझाते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार इसको मिटा देना है। रदरफोर्ड के अनुसार कुछ पॉइंट हैं, उनको पॉइंट वाइज लिखिएगा। नंबर 1 तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 क्या है, परमाणु का कुल धनावेशी भाग समस्त जो होता है। पहली बात करते हैं तो परमाणु भाग क्या है। परमाणु जो होता है सूक्ष्म धनावेशी और इलेक्ट्रॉनों से निर्मित एक भाग है जिसके केंद्र में धनावेशी भाग होता है और उसके चारों तरफ ऋणावेशी भाग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है जिसके दो भाग हैं, जिसके दो भाग हैं और ये भाग है नंबर 1 स्मॉल ए कर लीजिएगा और इधर स्मॉल बी। धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक और दूसरा हो जाएगा नाभिक के बाहर का समस्त ऋणावेशित क्षेत्र। नाभिक के बाहर का समस्त ऋणावेशित क्षेत्र। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु का जो कुल धनावेशित भाग होता है वो लगभग इसके केंद्र में स्थित होता है या केंद्र में संचित रहता है और जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु का कुल द्रव्यमान केंद्र में संचित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो
तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तीसरे पॉइंट की बात करेगा तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हुए पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हुए पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। जितने पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फिर अगला पॉइंट फिर मिटा रहे हैं। गति करते हुए पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा, परमाणु में धनावेशित इकाइयां ऋणावेशित इकाइयों के बराबर होती है, बराबर होती है। अर्थात ये हम कहें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोटॉन के। संख्या जो होगी इनकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या। इसे ध्यान रखिएगा आप। तो अगला पॉइंट यहीं पर हो जाएगा आपका कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक जो होता है वो आकर्षण बल आरोपित करता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा क्या होता है। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हो जाएगा। नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित करता है, फिर भी नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर, यानी जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन केंद्र में, नाभिक में जाकर क्यों नहीं गिरते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण एक अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल इनके बीच समन्वय बनाए रखता है। आकर्षण बल जो होता है, अपकेंद्री बल जो होता है, ये आकर्षण बल को निरस्त करता है। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण एक अपकेंद्री बल कार्य करता है, जो दोनों के बीच
सामंजस्य बनाए रखना है। ये हो गया। अगर हम बात करें तो इनके परमाणु के दोष क्या है, इसको समझिएगा इस पॉइंट को। नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, और जब गति करते हैं तो इनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये केंद्रीय बल बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, और जिसके कारण आकर्षण बल अंदर की ओर खींचेगा, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फ्यूगल फोर्स, ये बाहर की ओर जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में एक सामंजस्य बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करते रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा दोष। रदरफोर्ड के दोष क्या थे, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला हो जाएगा ये रदरफोर्ड के दोष हो जाएंगे। रदरफोर्ड के दोष क्या थे उसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें, ये भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जो एक प्रकार से स्पेक्ट्रम बनते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बीच या परमाणुओं के बीच में जो किरणें इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण बनती हैं, उनके बीच स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये भी नहीं कर पाए। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, इन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो सीधे गति करता हुआ अगर जाएगा तो जाहिर सी बात वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ह्रास हो जाएगा और जाके वो नाभिक में गिर जाएगा। तो वो जाहिर सी बात उस तत्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और वो तत्व नष्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई तत्व निरंतर गति करता रहेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और वो तत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं बताई कहीं पर भी, अर्थात इनका ये परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो नंबर 1 हो जाएगा, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। फिर से समझिएगा इस पॉइंट को। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि हमने बताया अगर कोई भी गति करता हुआ कण अगर निरंतर गति करता ही जाएगा और ऊर्जा का ह्रास करेगा तो जाहिर सी बात उसकी एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास ऊर्जा की कमी आ जाएगी और वो उस तत्व का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा तत्व कोई हो सकता है जिसका स्थायित्व हो या ना हो? तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि तत्व के स्थायित्व की व्याख्या इन्होंने नहीं बताया ये चीज कि इस तत्व का कोई स्थायित्व है भी या नहीं, इसलिए ये परमाणु मॉडल असफल रहा। दूसरा हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा। और नंबर 2 क्या है, एक नियम है क्लार्क मैक्सवेल का, इन्होंने बताया था, जिसके बारे में हमने अभी बताया है। और ये किस पर आधारित था? क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत से। क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत था कि कोई अगर गति करता हुआ कण है तो वो निरंतर ऊर्जा का ह्रास करता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आती है। तो ये इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये मॉडल जो था इनका ये फेल हो गया। दूसरा क्या था, इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, यानी इन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो निरंतर गति कर रहा है तो कुछ उसकी लाइन ऐसे बनती जाएगी, उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे बनता जाएगा, ना कि ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा। उसकी आवृत्तियां ऐसे बनेंगी या इस प्रकार की बनेंगी। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इस प्रकार की आवृत्तियां बनेंगी, उसकी लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगी। इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे गति करता हो जाएगा, तो जाहिर सी बात उसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। और अगर वो निरंतर गति कर रहा है तो उसमें ये लाइनें नहीं बन पाएंगी, इसलिए ये जो मॉडल रहा ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये रेखीय कह सकते हैं इसको, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु इस आवृत्ति में चलेगा सीधे बिना आवृत्तियां बनाए या आवृत्तियां बना के चलेगा, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए ये मॉडल इनका फेल रहा। तो इन्होंने अर्थात ये कह सकते हैं
यह परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम, ये है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु सीधी आवृत्तियों में चलेंगे या इनकी कलर्ड यानी रंगीन, ये जो आवृत्तियां बनती है ये रंगीन बनती है, कहीं नीली, काली, पीली, नीली ऐसे बनती चलती है और इनकी आवृत्तियां होती हैं। किसी की आवृत्तियां ऊर्जा ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है, किसी की ऊर्जा ज्यादा, किसी की कम, किसी की और ज्यादा, किसी कम। तो इस प्रकार से ये निरंतरता नहीं पाई जाती है, जबकि इन्होंने ये दिखाया कि एक साथ एक निरंतर गति से चलेंगे, तो ऐसा नहीं था। ये इन्होंने ये बताया, जबकि इसके बारे में कोई विवेचना इन्होंने नहीं की। आई होप ये मॉडल आपके दोनों समझ में आएंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला जो हमारा होगा वो नील बोर्स और इसके बाद जो आधुनिक मॉडल है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।